देखो लास्ट क्लास में दो तीन चीजें बताया था। एक तो बेसिक बताया था, मोमेंटम का बताया था कि अगर किसी पूरे सिस्टम का मोमेंटम निकालना हो तो क्या लिखते थे, P इक्वल टू mv mvcm। mvcm मतलब कि तुम्हारा सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकाला, पूरे मास से मल्टीप्लाई कर दिया, सिस्टम का टोटल मोमेंटम निकल गया। जो हम पहले करते थे पुराने चैप्टर में, पर हमको पता नहीं होता था, P इक्वल टू mv करते थे, पर वो v कौन सा था, वो दरअसल v था सेंटर ऑफ मास का। पूरे ऑब्जेक्ट को एज अ पॉइंट लाइक मान के पढ़ लेते थे तभी। F इक्वल टू उसी तरह से हम पढ़ते थे MACM, F इक्वल टू MA लगाते थे। दरअसल हमको टोटल मास को हम एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करते थे, और वो एक्सेलरेशन हमारा क्या होता था, सेंटर ऑफ मास, जो हमको तभी नहीं पता होता था कि हमने सेंटर ऑफ मास का लिया है। दरअसल एक्सेलरेशन वो होता था सेंटर ऑफ मास। क्यों, कैसे होता था, हमने लास्ट क्लास में डिटेल बताया है। इसीलिए पुराने चैप्टर में हम क्या बोलते थे कि तुम्हारा, इसीलिए पुराने चैप्टर में बोलते थे कि ऑब्जेक्ट को क्या मान रहे हैं, पॉइंट लाइक। याद करो स्ट्रेट लाइन जब पढ़ाया था, तो पॉइंट लाइक मानने का मतलब ही यही था। हमको सेंटर ऑफ मास तभी नहीं पता था कॉन्सेप्ट, तो हम पूरे को एक पॉइंट ही मान के पढ़ लेते थे। वही पॉइंट क्या होता था, दरअसल सेंटर ऑफ मास। क्या ठीक है, इतनी बातें लास्ट क्लास में कर चुके थे। अब थोड़ा सा एक दो चीजें देखते हैं। अब सिंस हमको पता है कि F इक्वल टू MACM, F यहां पे क्या है, टोटल एक्सटर्नल फोर्स है। अब मान लो कि F को हमने कर दिया 0, जरा समझना। अगर मान लो F को हमने कर दिया 0, F क्या हो गया 0, टोटल एक्सटर्नल फोर्स 0, तो MACM भी क्या हो जाएगा 0। अब अगर MACM के 0 होना होगा, MACM को, तो या तो M 0 हो या ACM 0। M मास है, मास तो कुछ ना कुछ होगा ना, मास तो 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब कौन 0 है, ACM 0 है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास 0 है। और एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, dv बाई dt। एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का, तो वेलोसिटी भी किसकी होगी, सेंटर ऑफ मास की, dv बाई dt 0। तो dv बाई dt VCM 0। किसी का डिफरेंशिएशन 0 कब होता है, जब कांस्टेंट हो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। इसका मतलब क्या निकला कि VCM क्या है, कांस्टेंट। ये VCM कांस्टेंट हुआ कब हुआ, जब हमने F को क्या किया, 0 किया। यानी अगर एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, 0 होता है टोटल एक्सटर्नल फोर्स, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट। मतलब पार्टिकल के अलग अलग टुकड़े या पार्टिकल का अलग अलग वेलोसिटी कुछ भी हो सकता है, लेकिन कंबाइंड जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका वेलोसिटी उतना ही होगा जितना क्या था, इनिशियल था। ये बेसिक बात समझ में आ रही है। तो एक लाइन लिख लेना, फिर ये कथा को भी लिख लो। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, फिर लिख लेना जो लिखा रहा हूं, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। आपने लैंग्वेज में देख सकते हो F 0 किया, यानी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम या ऑफ ए सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अगर सिस्टम पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। बेसिक बात है, दो चार लाइनें लिखना, जल्दी से लिख लो, फिर आगे बात करते हैं। अब देखो यहां जो देख रहे थे, आगे देख लो। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट। अगर बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है, तो अब जरा बात समझो। एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि मान लो, ये एग्जांपल समझ लो, एक प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ, एक पार्टिकल है या एक मान लो बॉम्ब ही है, एक ये है, इसका एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है ना। इसका एक्सप्लोजन हुआ प्रोजेक्टाइल के पाथ में, ठीक है ना, प्रोजेक्टाइल के पाथ में फेंका गया। तो प्रोजेक्टाइल के पाथ में फेंका गया मतलब क्या है, एक इसको बॉम्ब को किसी एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया, तो प्रोजेक्ट किया गया उसी पाथ में। पाथ कैसा होगा, एंगल पे करेंगे तो प्रोजेक्टाइल का पाथ होगा। उसी पाथ में किसी भी जगह पे, हाईएस्ट पॉइंट पे जरूरी नहीं है, किसी भी जगह पे एक्सप्लोजन हो गया उसका, उसी पाथ में किसी भी जगह पे एक्सप्लोजन हो गया, ठीक। एक्सप्लोजन होके, ये बॉम्ब है तो इसको चलो बी से लिख लिया, ठीक है। इसके दो टुकड़े टूटे, इसका दो टुकड़ा टूटा, 2 पीसेस में ये बढ़ गया, ठीक। एक मान लो ए और दूसरा टुकड़ा है बी। मैं लैंग्वेज नहीं लिखा रहा, बात समझ लेना। एक टुकड़ा ए है, दूसरा टुकड़ा बी है। टोटल मास मान लो इसका है से m, मान लो इसका टोटल मास गिवन है, टोटल मास जो है
इसका गिवन है m, समझना टोटल मास गिवन है m। अब ये दो टुकड़े में टूटा, एक मान लो कुछ भी है से मान लो ये m/4, तो दूसरे टुकड़े का मास कितना हो जाएगा? टोटल करता है सर 4, जल्दी बताओ। m - m/4, टोटल मास m है, एक टुकड़े का मास m हो गया, दूसरे का कितना होगा? m - m/4 यानी 3m/4, तो दूसरे टुकड़े का मास 3m/4। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ठीक है दो टुकड़े में टूटा, दो टुकड़ा पता नहीं हमको किधर भी गया, एक मान लो इधर चला गया, एक इधर चला गया, किसी भी तरह दो टुकड़ा टूट गया। अब इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका पाथ कैसा होगा? मतलब पहले सेंटर ऑफ मास का पाथ क्या था? पैराबोला पे था, प्रोजेक्टाइल का पाथ था। नहीं टूटता तो ऐसे करके प्रोजेक्टाइल मोशन से करते हुए, नहीं टूटता तो ऐसे करके नीचे आ जाता। अब टूट गया दो टुकड़े में, तो दोनों टुकड़ा तो कहीं ना कहीं चला गया, लेकिन उन दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास तो कैलकुलेट होगा। सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट होगा? फॉर्मूले से m1r1 प्लस m2r2 बाय m1 प्लस m2। तो उसका सेंटर ऑफ मास जो होगा उसका पाथ कैसा होगा टूटने के बाद? स्ट्रेट लाइन की, पैराबोला की, इलिप्स की, क्या क्या बताना है? बता सकते हो? सोचो, बताओ कैसा पाथ होगा। कॉन्सेप्ट बता चुके हैं अभी, इसी पे बेस्ड होगा। सर दोनों सेम ही डायरेक्शन में देखो नहीं कहीं भी गया, हमको नहीं पता, हम किधर भी दो टुकड़ा फैल गया, बस दो का मास इतना है। देखो अभी कॉन्सेप्ट बताए ना, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 हो तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। एक्सटर्नल फोर्स 0 मतलब बाहर से लगने वाला फोर्स 0। एक्सप्लोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स इतना ज्यादा होता है, और वो फोर्स क्या है? इंटरनल है। तो एक्सप्लोजन के केस में एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? 0। हम मोमेंटम वगैरह भी कंजर्व करा चुके हैं पहले। यानी एक्सटर्नल में, इसमें एक्सप्लोजन में एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है, तो ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? कांस्टेंट। तो भले दो टुकड़ा कहीं भी चला जाए, जब बात समझना, भले दो टुकड़ा कहीं भी चला जाए, पर इस दोनों टुकड़े का जो कैलकुलेट करके सेंटर ऑफ मास होगा वो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। वेलोसिटी का मतलब क्या है? वेलोसिटी का मतलब मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब कि पहले जैसे टुकड़ा जा रहा था, पहले सेंटर ऑफ मास कैसे जा रहा था? ऐसे जा रहा था। अब टूटने के बाद भी एक टुकड़ा इधर चला गया, एक चला गया इधर, किधर भी जाएगा, सेंटर ऑफ मास का पाथ क्या रहेगा? अनचेंज रहेगा। मतलब कैसा पाथ रहेगा? प्रोजेक्टाइल का ही पाथ रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो पाथ ऑफ दो टुकड़ा कहीं चला जाएगा, लेकिन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास आएगा कैलकुलेट करके, उसका पाथ वही रहेगा, पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास अनचेंज। अनचेंज का मतलब क्या होगा? यानी पहले जैसा पाथ था वही, यानी कि पाथ होगा वही, पैराबोला का प्रोजेक्टाइल का पाथ होगा, प्रोजेक्टाइल का पाथ होगा। ये बात समझे? तो ऑप्शन ऐसे रहा, मान लो कि किधर चला जाएगा सेंटर ऑफ मास, तो शिफ्ट टुवर्ड्स ए एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है, सॉरी शिफ्ट टुवर्ड्स है ए, हाँ। दूसरा ऑप्शन है मान लो दो टुकड़े, अच्छा बॉम्ब को बी से लिखा, तो दो टुकड़ा को मान लो ऐसे सी लिख दिया, तो शिफ्ट टुवर्ड्स सी। तीसरा बोल दिया कि डजंट चेंज, तो डजंट चेंज होगा, ठीक है ना। या एक बोल दिया कि इन एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड बी, कोई मतलब नहीं है, अनचेंज होगा, जैसे जा रहा था पहले वैसे ही जाएगा। तो क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? ठीक, इसको नोट कर लो। अभी एक चीज लिखा रहे हैं, इसमें कुछ नोट करने लायक है? करना है तो जल्दी करो। अच्छा तो जल्दी करो फिर, हाँ कर लो, फिर क्वेश्चन कराते हैं। तो एनडीए का तैयारी करना है ना, तो इनफ है जितना पढ़ा रहे हैं ना। अगर कोई एनडीए का तैयारी सोच रहा है अगर इस पे, तो उसको एक्स्ट्रा भी जैसे सीट वगैरह भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कर लिया बहुत होगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर ले, अनसॉल्व सॉल्व, और पीवाईक्यू अगर हो, एनडीए का पीवाईक्यू, और बहुत हो तो जेईई मेन का लास्ट 4-5 साल का पीवाईक्यू, तो ये इनफ है। मतलब रिटर्न तो बहुत इजीली निकल जाएगा, रिटर्न टफ नहीं होता। रिटर्न में थोड़ा बहुत दमदार होता है, तो मैथ हल्का सा दमदार होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री आसान ही होता है। उसका मेन होता है एसएसबी 7 दिन का, क्योंकि हर एग्जाम अपना जिस तरह का पर्सनैलिटी चाहता है वैसा ही एग्जाम देता है। एनडीए जो है तुम्हारा वो चाहता है पर्सनैलिटी क्या, कि एक कॉन्फिडेंस हो, कॉन्फिडेंट आदमी हो, थोड़ा सा टेक्निकल भी जानता हो हल्का सा, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से आने वाले टाइम में और नए नए वेपन है, एयरफोर्स में नया नया प्लेन है, फाइटर जेट है, फलाना है, नया टेक्नोलॉजी नेवी में है, इंजीनियर भी होता है उनमें, वो भी कोड करता है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा अफसर है तो उसको जानकारी होनी चाहिए सब चीज की। सब तरह का डिवाइस ही है, वेपन ही है, उसको कुछ छोटा मोटा डिफेक्ट आएगा खुद से ठीक करने आना। तो टेक्निकल बैकग्राउंड इसलिए खोजता है कि इस लेवल पे कम से कम, कि एनडीए जो है कि थोड़ा मैथ साइंस पढ़ा हो, ठीक है, बेसिक लेवल का कम से कम जान रहा हो, उसके बाद बंदा कॉन्फिडेंट हो। कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि वहां पे समय नहीं है कि सामने इंसिडेंट हुआ, कुछ
टेररिस्ट आया या कुछ युद्ध ही हुआ, अब डिसीजन नहीं है कि बैठा अब कल दिन सोचेंगे, सामने शत्रु है तुरंत डिसीजन लेना है, सामने एनिमी है क्विक डिसीजन लेना है, तो वैसा वही ले सकेगा जिसके माइंड में कंफ्यूजन कम चलता है। तो वहां पे वही देखता है मैन बंदा। हिंदी इंग्लिश भी थोड़ा, इंग्लिश ऐसे चाहिए होता है, लेकिन सबसे बड़ा वहां मायने रखता है कॉन्फिडेंट, जो कंफ्यूजन में नहीं रहता हो आदमी, क्विक डिसीजन लेता हो, इमीडिएट डिसीजन लेता हो, आपका जो कर दिया। और सिलेक्शन प्रोसेस भी सबसे ढंग का कहा जाता है देश में एनडीए का ही है। ढंग का कहा जाने का मतलब हर फील्ड को नीड होता है, जिस एग्जाम को जैसा पर्सनैलिटी नीड होता है, कोई तेज कमजोर वाला बात नहीं है। आईटी को नीड है इंजीनियर एक टॉप क्वालिटी का ब्रेन, उसका फिजिकली वीक भी रहे चलेगा। एनडीए को नीड है क्विक डिसीजन वाला कॉन्फिडेंट बंदा, जिसके एक बात पे, जिसके जोश पे पूरा पलटन चल पड़े पीछे, जिसके मोटिवेट करना है तो मोटिवेट ही कर दे सबको साथ में, मतलब लीड कर ले सब जो उसमें आ जाए। मूवी भी देखे हुए शेरशाह वगैरह का, या बहुत मूवी है, तो उसको वो पर्सनैलिटी चाहिए। तो उस टाइप की पर्सनैलिटी लेने में जो एग्जाम पैटर्न है उसका, वो एकदम सुटेबल है। मतलब सबसे क्लोज टू एग्जाम में जो बंदा सेलेक्ट करता है वही करता है जैसा चाहिए उसको, वो एनडीए। और बढ़िया अच्छा एग्जाम है, लॉयल जॉब है, अच्छा ऑफिसर ग्रेड का है। उसके बाद ट्रेनिंग वगैरह अपना होता है, तुम्हारा आईएमए में होता है, यहाँ पे पुणे में होता है, खड़गवासला में, और 3 साल का वहीं से होता है। ग्रेजुएशन वही कराता है, डिग्री तुमको मिलेगा ग्रेजुएशन का यहाँ से, जेएनयू से देता है। और फिर बहुत अच्छा अपने अनुसार पढ़ाता है। बीटेक करके जाता है, बीटेक करके हाँ टेक्निकल जाता है, इंजीनियर विंग में भी जाता है। इंजीनियर में भी बहुत तरह का इंजीनियर होता है। एक तो तुम्हारा जनरल इंजीनियर इधर हो गया, आर्मी एयरफोर्स ने भी निकालता है। एक इंजीनियर होता है, एक एग्जाम जैसे यूपीएससी अलग अलग कई एग्जाम कर, एनडीए भी यूपीएससी ही कंडक्ट कराती है। 12th के बाद अफसर बनने का सबसे अच्छा मौका ही है। 12th के बाद बहुत कम ही जॉब है जिससे डायरेक्ट अफसर ग्रेड बन सकता है, तो वो जॉब है। जनरली ग्रेजुएशन करना होता है, फिर इसमें सीडीएस के थ्रू भी जाता है ग्रेजुएशन करके। फिर इंजीनियर का है तो इंजीनियर का सबसे अच्छा जॉब में से है यूपीएससी करके इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस होता है। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस से एग्जाम कंडक्ट कराता है इंजीनियर के बाद, वो लोग बीआरओ वगैरह में जाता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह का इंजीनियर, बहुत तरह का ये होता है। अच्छा ही है। हाँ क्या, हाँ जेई मेंस के थ्रू इस सब में लेता है, नेवी वगैरह का निकलता है, नेवी का इंजीनियर इस शॉर्टलिस्ट करता है जेई मेन का। जनरली शॉर्टलिस्ट हो जाता है जो भी ठीक ठाक क्वालिफाई रहता है ना, 90% से ऊपर जनरल में ले आया, तो इस टाइप से जनरली जो भी क्वालिफाई रहता है एडवांस के लिए उसको कॉल कर लेता है, तो उसमें आसानी से आ जाता है। मैन उसका वही है, तुम्हारा 7 दिन का एसएसबी जो रहता है वो टफ है, तो उसमें जीडी वगैरह ग्रुप डिस्कशन बहुत सारा चीज रहता है, अलग अलग दिन अलग अलग तरह का इवेंट। तो इस तरफ से सब एग्जाम जैसा होता है वैसा नीड है। जैसे तुम्हारा हर एग्जाम का पैटर्न है, आईटी का पैटर्न है अलग, जेई मेन का थोड़ा सा अलग है, नीट का अलग है। क्यों अलग है? ये सबको जैसा कैंडिडेट चाहिए उस टाइप का एग्जाम है। आईटी का क्या है, आईटी में एग्जाम में एडवांस में तुमको कट ऑफ बहुत कम जाता है, कट ऑफ बहुत कम जाता है। तुम इंडिविजुअल सब्जेक्ट का जोड़ लेगा तो 120 का ऑलमोस्ट पेपर होता है, थोड़ा वेरिएशन हो जाता है। टोटल तीनों मिला के 120 इंटू 3 कितना हो गया 360, तो तीनों मिला के 360 मार्क्स का होता है। तो 360 मार्क्स का तुम्हारा तीनों मिला के हो गया, तो तीनों मिला के 360 हो गया। थोड़ा सा वेरिएशन भी रहता है, कभी 356 358 ऐसा भी रहता है, पर ऑलमोस्ट यही पकड़ो। तो 120 में तुमको आईटी में कितना जाता होगा एक का, 120 में आईटी में 2 तरह का कटअप होता है, एक तो ओवरऑल कटअप, एक होता है इंडिविजुअल कटअप। एक होता है ओवरऑल कटअप, एक होता है हर सब्जेक्ट में मिनिमम इतना लाना है। तो हर सब्जेक्ट में मिनिमम लगभग साल टू साल वेरी करता है, लेकिन तुम पकड़ के चलो 8 से 10 नंबर, 8 से 10 नंबर के आसपास अगर ले आए 120 में तो तुम कट ऑफ पा रहे, मतलब उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। और फिर तीनों मिला के जो लाना होता है साल टू साल वेरी करता है, तुम पकड़ के चलो 70-80 सेफ जोन है, 70-80 के ऊपर, मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई भी ब्रांच मिल जाएगा। 100 के आसपास में, 360 में 100 के आसपास में तुमको मतलब नया आईटी में कोई सिविल या ये सब मिल जाएगा। फिर 120 के आसपास में तुमको ठीक ठाक मिल जाएगा, 150 प्लस में बहुत अच्छा मिल जाएगा। तो इतना कम कट ऑफ जाने का क्या पर्पस है इसका? और पेपर में भी नेगेटिव मार्किंग होता है अच्छा खासा। नेगेटिव मार्किंग का जो पैटर्न होता है वो भी इसको टफ बनाता है। एक तो जनरल क्वेश्चन होता है, एमसीक्यू होता है, एमसीक्यू 4 में से 1 सही। उसमें क्या होता है, उसमें तुम्हारा सही पे तुम्हारा 3, गलत पे क्या होगा 1, तो 3+3 सही पे +3, गलत पे -1। एक तो ये पैटर्न हो गया। एक होता है तुमको मोर देन 1 करेक्ट। मोर देन 1 करेक्ट में क्या होता है पता है? एक तो होता है मोर देन 1 करेक्ट, मोर देन 1 करेक्ट मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन सही है, इसका मार्किंग पैटर्न बिल्कुल अलग रहता है। मोर देन 1 करेक्ट। एक तो तुम्हारा हो गया सिंगल करेक्ट, एमसीक्यू जिसको बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मोर देन 1 करेक्ट पे मान लो ऑप्शन है ए, ऑप्शन है बी,
ऑप्शन है सी, ऑप्शन है डी। इसमें एक से ज्यादा करेक्ट हो सकता है, मतलब एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। मान लो सही ऑप्शन जो है ए है, मान लो सी है और डी है, ये तीनों सही है, बी गलत है। अगर कोई, और ये टोटल मार्क्स हो गया 4 मार्क्स का होता है। इसका पैटर्न जरा वो भी समझने लायक होता है, एडवांस का। एडवांस में अलग अलग पैटर्न के होते हैं, तो एडवांस में ये 4 मार्क्स का होता है। 4 मार्क्स मैक्सिमम होता है। 4 तब मिलेगा जो कोई ए सी डी तीनों टिक लगाया है, तो उसको मिल जाएगा +4। अगर कोई केवल ए लगाया है तो एक टिक लगाया से उसको मिलेगा +1। हाँ, केवल ए लगाया है बाकी नहीं लगाया है +1। कोई भी 2 लगाया है, ए सी सी डी, उसको मिलेगा +2। कोई भी 2 लगाया है मिलेगा +2। और तुम कोई सा भी ऑप्शन लगा दिया और एक गलत लगा दिया, मान लो कोई ए बी सी डी लगा दिया, ए सी डी सही है पर एक भी गलत लगा दिया, अगर एक भी गलत लगा दिया तो नंबर मिलेगा तुमको -2। मतलब एक्यूरेसी बहुत मायने रखता है। तुक्का लगाने का स्कोप ही नहीं है। 1/3 में ऐसे भी यहां कम हो जाता है, यहां तो बिल्कुल भी खत्म। तो 4 मार्क्स ये ज्यादा वेटेज होता है, तो 4 मार्क्स ज्यादा वेटेज होता है तो सीधा है, मतलब तुम कोई भी लगा दो, तुम ए सी लगाया साथ में 2 सही है एक भी गलत लगा दिया तो तुमको नंबर 0 भी नहीं मिलेगा, -2 मिल जाएगा। तो ये इसको और टफ बनाता है। और फिर तुम्हारा जाके फिर पैराग्राफ वाला क्वेश्चन होता है, इंटीजर टाइप होता है। अब इंटीजर टाइप जो क्वेश्चन होता है, मेंस एडवांस दोनों में है, तो इंटीजर टाइप जो क्वेश्चन होता है उसमें तुम्हारा इंटीजर तो बहुत है ना, इन्फिनाइट है इंटीजर, चलते रहो, तो उसमें तो ऑप्शन तुम्हारे 4 नहीं रहे, उसमें तो इन्फिनाइट ऑप्शन है, उसमें तो और नहीं लगेगा। और है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसका इतना टफ या इतना कम कट ऑफ क्यों है, क्योंकि और यहां टाइमिंग मैटर नहीं करता। क्वेश्चन में तुमको टाइम की बहुत कमी नहीं लगती है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इतना करने के लिए 120 करने के लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत भी नहीं है, तो बहुत कम क्वेश्चन करके भी सिलेक्शन हो जाता है। टाइम मायने रखता है, क्वेश्चन का टफनेस मायने रखता है। क्यों? क्योंकि आईआईटी टॉप क्लास का ब्रेन खोजता है, टॉप क्लास का इंजीनियर खोजता है। तुमको कोई ब्रिज बनाना है, कोई डिजाइन करना है, कोई स्पेशल कंस्ट्रक्शन करना है, कुछ स्पेशल प्रोग्राम तुमको ये करना है, प्रोग्रामिंग करना है, या फिर स्पेशल कोई कोड ब्रेक करना है, तो उसके लिए तुमको समय की कमी नहीं होती कि पुल बनना है तो आज ही बन जाए, पुल 2 महीना डिले भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं। कोई प्रोजेक्ट मतलब 2 साल में भी हो, वहां ऐसा नहीं होता कि फलाना कंस्ट्रक्शन होना है, पुल 1 महीना बाद होना है, उसके लिए इनफ टाइम होता है। तो वहां टाइम मायने रखता है, तुम्हारा काम का क्वालिटी मायने रखता है। तो इसलिए वहां पे क्वालिटी पे जोर है, क्वांटिटी पे नहीं। मतलब कम मार्क्स आया, टाइम का कमी नहीं, वो एग्जाम है आईआईटी। उसके बाद जेई मेन आया, जेईई मेन में क्या है, चाहिए ब्रेन, लेकिन आईआईटी से थोड़ा सा कम चाहिए। आईआईटी से थोड़ा कम चाहिए तो वहां पे फिर क्वांटिटी थोड़ा सा मायने रखने लगेगा। क्वालिटी रहेगा ही पर क्वांटिटी का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो वहां पे जो होता है, कितने मार्क्स का होता है, 300 मार्क्स है, 100 × 3। तो वहां पे क्या होता है, सही का क्या होता है, सही का होता है +4 और गलत का क्या होता है -1, 1/4 नेगेटिव है। नेगेटिव भी थोड़ा सा कम हुआ, प्लस यहां पे क्या है कि 300 में मतलब 25-25 क्वेश्चन तीनों में होता है, तो 25 क्वेश्चन × 3 टोटल कितने होते हैं, 75 क्वेश्चन। नंबर ऑफ क्वेश्चन आईआईटी से काफी ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पे थोड़ा सा देखता है कि हाँ बंदा थोड़ा स्पीड भी है, 100 भी है, डिजाइन इसको भी करना है पर उतना क्रिटिकल नहीं करना है। टॉप क्लास का है, एनआईटीज भी बहुत अच्छा है, लेकिन कंपैरेटिवली कम है, इसलिए इसका एग्जाम का पैटर्न वो है। नीट का पैटर्न क्या होता है, नीट के पैटर्न में तुम्हारा नंबर ऑफ ये कट ऑफ बहुत भागता है। अच्छा, इसका कट ऑफ क्या है, इससे ज्यादा भागता है। इसमें जेईई मेन में लगभग 50%, इसमें 30% लाओगे ठीक ठाक कॉलेज मिल जाएगा, यहां लगभग 50% लाओगे तो अच्छा कॉलेज मिलेगा मिनिमम, तो 50% लाओगे तो इतना, इसलिए अंतर है। नीट का एग्जाम क्या है, नीट के एग्जाम में डॉक्टर है, डॉक्टर के लिए क्या मायने रखता है, डॉक्टर के लिए मायने करता है क्विक डिसीजन। डॉक्टर के लिए क्रिटिकल केस होता है, पेशेंट आया है, अभी क्विक ऑपरेशन करना है, ऐसा नहीं पेशेंट का हालत खराब है, उसको अगर नहीं बचाया गया, सब प्रोसेस नहीं शुरू किया गया, ऑपरेशन तुरंत नहीं किया गया तो पेशेंट पार हो जाएगा। डॉक्टर ऐसा नहीं बोलेगा अच्छा रुक हम पढ़ के आते हैं, पहले रिसर्च करते हैं इस पर तब। उसको क्विक डिसीजन लेना है। सरकारी हॉस्पिटल सब में जाओगे, खास करके बड़े सरकारी हॉस्पिटल में, दिल्ली वगैरह में या और भी कहीं, रश लगता है, मतलब पेशेंट लाइन से लगा, फटफट आ रहा है, 2 मिनट में देख रहा है, साइड कर रहा है, और बहुत बड़े लेवल पे हैंडलिंग करना होता है, बड़ा बड़ा ये करना पड़ता है। तो वहां पे कोई एक्सीडेंट हुआ, आया एक्सीडेंट के बाद, तो उसको तुरंत इलाज करना होगा, तुरंत डिसीजन लेना होगा क्या इसके लिए बेटर रहेगा, पहले ब्लड चलाएं कि पहले इसको ये करें कि पहले इसको एनेस्थीसिया दें, क्या दें। तो वहां क्विक डिसीजन मायने रखता है। क्विक डिसीजन के लिए वहां पे तुम्हारा इससे ज्यादा जो है, मतलब क्वालिटी तो चाहिए उससे, पर उससे ज्यादा तुरंत डिसीजन मेकर चाहिए। तो वहां पे इसलिए क्वेश्चन क्या रहता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ठीक ठाक रहता है, वहां टाइम की कमी होती है। वहां क्वेश्चन कितने रहते हैं, 180 और 300, तुम्हारा 360
हाँ, तो टोटल मार्क्स कितना रहता है? टोटल मार्क्स रहता है 720 और क्वेश्चन कितना रहता है? 180। टोटल मार्क्स रहता है 720 मार्क्स, सॉरी 720 मार्क्स और क्वेश्चन क्या रहता है? 180। 180 क्वेश्चन में क्या रहता है कि 90 रहता है तुम्हारा इससे बायोलॉजी से और 45 फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री। तो यहां नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है? 180 क्वेश्चन और 3 घंटे लगभग। तो 180 क्वेश्चन और यहां क्वेश्चन कितने थे? यहां 75। नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 घंटा 75, नंबर ऑफ क्वेश्चन 180 और यहां तो क्वेश्चन और कम रहते हैं, ये 30-35 रहता है। 30-35 75 ये 180 क्वेश्चन। उतने देर में क्वेश्चन बहुत है, पर क्वेश्चन का लेवल क्या है? ये सबसे टफ है। टाइम मायने नहीं रखता यहां टाइम थोड़ा मायने रखता है, उससे थोड़ा इजी, ये उससे भी इजी। यहां पे क्या है? टाइम मायने रखेगा, क्वालिटी इससे थोड़ा कम रहता है पर क्वांटिटी ज्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग फटफट चल रहा है, आप क्विक डिसीजन ले पा रहे होंगे। 720 180 क्वेश्चन हैंडल करना है पर क्वेश्चन 1 मिनट, फटाफट कितना ज्यादा कर रहे हो, दिमाग कितना जल्दी वर्क कर रहा है। डॉक्टर के लिए वही ब्रेन चाहिए कि क्विक डिसीजन ले सकेगा। तो इसलिए जैसा नीड है उस तरह का हड़बड़ में डिसीजन ले सकता है। हड़बड़ में क्या होगा कि पढ़ना बहुत है, फट से बायो का भी सिलेबस बहुत है, प्लस क्वेश्चन फट करना है, कट ऑफ भी इसका बहुत भागता है। लगभग अगर सिक्योर जाना है जनरल में तो 650 प्लस मार्क्स में तुम्हारा एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज सिक्योर रहेगा। 630-40 प्लस हुआ, लेकिन 50 जोड़ के चलो सेफ जो 600-720 में 650 बहुत मार्क्स है और प्लस टाइम भी कम है। पेपर का लेवल भले ये रहता है थोड़ा कम, लेकिन बहुत ज्यादा मार्क्स भाग रहा है, यानी तुमको बहुत हड़बड़ में बहुत सारा डिसीजन लेना है, तो उसके लिए तैयार करता है। इसलिए एग्जाम जैसा होता है उसका पैटर्न भी उसी तरह से होता है, तो वो समझ के तैयारी करना होता है। ठीक है, तो इसलिए सबसे ज्यादा प्रैक्टिस तीनों में चाहिए, पर नीट में टेस्ट तीनों में चाहिए। टेस्ट सबसे ज्यादा नीट में दिया जाता है, देने की जरूरत है, फिर मेन में, फिर एडवांस में। तो ठीक है, तो ये कथा था, तुम लोग जो पूछते रहते हो, इसलिए अभी अब आते हैं चैप्टर पे, क्वेश्चन करते हैं। यूपीएससी के बाद आता है स्टेट पीसीएस, जैसे बीपीएससी, जेपीएससी, ये सब स्टेट कराता है। तो यूपीएससी अभी तो तुम लोग को बड़ा सोचना चाहिए, जितना बड़ा सोचो उतना अच्छा बात है। कलाम का ही भी छोटा सपना देखना ही पाप है। तो तुम सबसे जो जॉब है, अगर इधर फील्ड में जनरल कंपटीशन में जाता है, टेक्निकल नहीं, तो यूपीएससी है। यूपीएससी के बाद स्टेट पीसीएस सब है, बीपीएससी, जेपीएससी, फलाना, एसएससी फिर उससे कम हो गया ना। एसएससी जनरली ग्रुप बी हाईएस्ट होता है उसका, इन लोग का ग्रुप ए जॉब है ऑफिसर ग्रेड का। तो एसएससी बुरा नहीं है, बहुत ठीक है, लेकिन तुम अभी क्यों सोचो, तुम तो अभी बड़ा सोचो। ठीक है, यूपीएससी से भी तो सर, और एसएससी टेक्निकल वाले क्यों करेंगे? जो इंजीनियरिंग का कर रहा है वो इधर अच्छा करो। ठीक है, ठीक है, रुक दो, रुका हुआ है, ऑन है, ठीक है, रहने दो, अभी रुक दो, ऑन है तो बोल रहे हैं, रुक दो। देखा था कुछ क्वेश्चन भी किया था, आगे क्वेश्चन आज करेंगे। क्वेश्चन से पहले जरा कुछ तरीका मैं बता रहा हूं जिससे क्वेश्चन करना आसान रहेगा कंपटीशन में। जरा समझते हैं। 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए बात कर रहे थे पहले, अभी भी करते हैं। देखो, किसी 2 पार्टिकल सिस्टम में जो सेंटर ऑफ मास रहेगा उसको मिलाने वाली लाइन पे कहीं रहेगा, लेकिन मिलाने वाली लाइन पे किस जगह पे रहेगा वो डिस्टेंस हमको कहां से बताना है, जहां भी ओरिजिन सेट की हो वहां से बताना है। क्या कहना चाह रहा हूं जरा समझो कि मान लो कि 2 पार्टिकल हैं, एक है M1 और एक है M2। 2 पार्टिकल M1 M2 है, दोनों के बीच का जो गैप है, ये गैप मान लो है R। दोनों के बीच का जो गैप है वो है R। अब दोनों का सेंटर ऑफ मास बीच में कहीं पे लाई करेगा, डिपेंड करेगा। दोनों इक्वल है तो एग्जैक्ट बीच में, जो ज्यादा है तो उसकी तरफ में, पर बीच में किसी जगह लाई करेगा। अब मान लो कहीं पे भी लाई करेगा, हमको पता नहीं, हमने वो सोचा सेंटर ऑफ मास यहां लाई करेगा। तुमको बताना क्या होता है कि सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बताइए। अगर M1 से पूछा तो उससे, मान लो इससे R1 मान लिया, और अगर इससे पूछेगा तो कितना हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, मान लो ये, इसको मान लिया कुछ R2, समझना। अब सेंटर ऑफ मास जिससे भी पूछे वो डिपेंड करता है। अगर ओरिजिन माने हैं M1 को तो M1 से देखेंगे, ओरिजिन माने हैं M2 को तो M2 से देखेंगे। अब जरा समझो जो मैं बताना चाह रहा हूं। अगर मान लो फ्रॉम M1 बात कर रहे हैं, फ्रॉम M1 यानी M1 वाले को हमने क्या मान लिया है, ओरिजिन। ये रिलेशन हम डायरेक्ट यूज किया करेंगे, तो जरा समझ लो इसको। अब M1 को अगर ओरिजिन माने हैं तो सेंटर ऑफ मास का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल। अगर x डायरेक्शन में देख रहे हैं तो एक्सियम क्या बोलते हैं, एक्सियम बोलते हैं M1 x1 प्लस M2 x2 बाय M1 प्लस M2। तो ये जो x के अलोंग जो भी डिस्टेंस था M1 से, सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं तो लाई करेगा, हमने मान लिया R1। तो क्या फॉर्मूला बोलते हैं, M1 x1
तो इसका अगर ओरिजिन हम इसी को माने हैं तो हमको बताओ m1 से डिस्टेंस m1 के सेंटर ऑफ मास का कितना होगा? m1 से m1 के सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना होगा? 0 होगा। m1 ओरिजिन है, यहीं से माने हैं। इसका कोऑर्डिनेट अगर सिंपल x में लिखोगे x, अगर 2 में xy में लिखोगे तो 0,0 होगा। और इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? r,0। अगर x एक्सिस माने इसको या हॉरिजॉन्टल एक्सिस r,0। ठीक, तो अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट बोलता हूं, ओरिजिन m1 को माना है, तो m1 x1 m1 का m1 से 0 क्या है? ओरिजिन से, सारा डिस्टेंस ओरिजिन से मेजर करेंगे। ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है? 0। m1 x1 यही बोलते हैं। प्लस m2 का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है? r। दोनों का एक ही जगह से डिस्टेंस लेंगे, डिवाइड बाय क्या हुआ? टोटल मास। यही फॉर्मूला होता है m1 प्लस m2। यानी r1 कितना आया? r1 इक्वल टू आया m2r m1 प्लस m2। बात समझ में आ रही है? यानी रिजल्ट एक ध्यान रखोगे, जब हम डायरेक्ट यूज किया करेंगे तो अगर डिस्टेंस r1 से पूछा है तो ऊपर आ रहा है m2 आ रहा है। मतलब अगर x m1 से डिस्टेंस है तो ऊपर में क्या आ रहा है? m2 इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल मास। अगर मैं इसी तरह से समझो फ्रॉम m2 डिस्टेंस मुझे पूछा गया, दो तरीके हैं, एक तो सबट्रैक्ट करके भी कर सकते हैं, एक मैं प्रोसेस से बता रहा हूं समझने के लिए। अगर m2 से बोला गया तो ओरिजिन हमारा फिर कौन हो जाएगा? m2 हो जाएगा। और m2 से डिस्टेंस हमने क्या बोला है? r2। तो r2 पे सेंटर ऑफ मास है तो क्या लिखेंगे? m1 इंटू क्या लिखेंगे? अब ओरिजिन क्या है? अगर मैं डिस्टेंस m2 से ले रहा हूं तब ओरिजिन हमारा क्या है? तब ओरिजिन ये है। समझ में आ रही बात? तो इससे फिर m1 का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? m1 का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r। प्लस माइनस का लेना देना नहीं है, मैं ये बताना चाह रहा हूं। m1 इंटू क्या है? r, जो बताना चाह रहा हूं। प्लस m2 इंटू क्या बोलेंगे? 0 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। यानी कि देखो, अगर m2 से डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना तो ऊपर m1 आ रहा है और इंटू टोटल मास बाय m1 प्लस m2। तो ये एक पैटर्न ध्यान हुआ। ठीक, और ये तो ठीक है, मैं समझाने के लिए मैंने ये बता दिया। r2 निकालना हो तो r2 निकालना हो तो r1 निकालना हो, डायरेक्ट बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? दूसरा वाला मास इंटू बीच का डिस्टेंस बाय टोटल मास। और r2 निकालना हो m2 से तो क्या बोलेंगे? दूसरा मास, m2 के लिए ये दूसरा मास है m1 इंटू टोटल डिस्टेंस बाय m1 प्लस m2। ऐसे तुम r1 निकाल लियो तो r2 निकालना तो ऐसे भी आसान, किसी भी तरह निकालो। मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूं डायरेक्ट कैसे लिखा जाता है, आगे कैलकुलेशन करने में काम आएगा, बहुत आसान होगा। r2 को मैं ऐसे भी लिख सकते थे चाहे तो, r2 इक्वल टू r माइनस r1 बोल सकते हैं, तो वैसे भी निकाल सकते थे। r माइनस r1, r1 क्या है मेरा? m2r, जो भी कैपिटल लिखे हो कैपिटल, स्मॉल तो स्मॉल, जैसे लिखे तो m2r, कैपिटल लिखे तो कैपिटल रहने देते, बाय m1 प्लस m2। इसको सॉल्व करोगे एलसीएम क्या होगा? m1 प्लस m2, ऊपर क्या होगा? m1r प्लस m2r माइनस m2r। तो m2r कैंसिल, m2r कैंसिल, वही बात है, सेम है और सेम आना भी चाहिए था। तो m2r यही चीज है। तो ये एक पैटर्न ध्यान हुआ कि क्या लिखा जाता है, तो इसको नोट करो, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। देखो एक सिंपल सा अभी जो बताया उस चीज पे देखते हैं, लॉजिक पे। मान लो कि कुछ भी है, एक मास यहाँ है, एक मास यहाँ है, ठीक है ना? एक मास दो मास ले लिया। मान लो कोई मास है से तुमको बताना है यही सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, तो एक करे क्वेश्चन। रुको, पहले तुम लोग को सिंपल वाला कराते हैं फिर इस पे आते हैं। एक पहले सिंपल क्वेश्चन से धीरे धीरे बढ़ते हैं। थोड़ा सा बेसिक ट्रायंगल वगैरह की प्रॉपर्टी आना चाहिए। मान लो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना? इक्विलैटरल ट्रायंगल का बोला गया कि सेंटर ऑफ मास पता करो। इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट पता करो। तो हमने क्या किया उसके लिए कि ट्रायंगल तो बनाया और इक्विलैटरल ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास पता करने के लिए एक साइड को आसानी काम करने के लिए ओरिजिन पे फिट कर दिया, समझना। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये ओरिजिन कर दिया, ये क्या हो जाएगा? 0,0। ये x हो गया, ये y हो गया एक्सिस। साइड लेंथ कुछ होगी, मान लो a मान लिया। इक्विलैटरल ट्रायंगल सारे साइड लेंथ क्या है? a है। इसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बताना है, ठीक है? ध्यान से मेरे साथ साथ ही देखते चलना, क्योंकि पहली बार कर रहे हो तो मैं ही बता दूं, पर साथ साथ देखते चलना, हमको बताते चलना। हमको 3 मास है, 3 मास रखा है कैसे? तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे, 3 पार्टिकल तो होगा ना,
तीन मास रखा है, कुछ तो पार्टिकल होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे, और तीनों मास जो है इक्वल ही है। चलो m बोल दिया गया, m बोल दिया गया, m बोल दिया गया। तीन इक्वल मास इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे रखा है, हमको इस कंबाइंड सिस्टम का क्या बताना है, सेंटर ऑफ मास बताना है। अब एक बात समझो, इस मास का कोऑर्डिनेट ओरिजिन पे सेट कर दिया 0,0, इसका कोऑर्डिनेट क्या बोलेंगे, बिल्कुल a,0, ठीक बोलेंगे। इसका कोऑर्डिनेट क्या बोलेंगे, थोड़ा बेसिक प्रॉपर्टी जो है ट्रायंगल का ध्यान होना चाहिए, क्या क्या होता है। ये इसका क्या बोलेंगे, इसका कोऑर्डिनेट x, y बोलेंगे ना। x कितना बोलेंगे, y कितना बोलेंगे, x तो a/2 बोलेंगे, ठीक है। और y ट्रिग्नोमेट्री से निकल जाएगा। ट्रायंगल का अगर यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालेंगे, उसी में सेंटर ऑफ मास, तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां कट करेगा वहीं सेंटर ऑफ मास कहीं लाई करेगा। हाँ देखते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोलेंगे तो ये तो कोऑर्डिनेट तुम्हारा आ जाएगा, x तो हो जाएगा ये वाली लेंथ, x तो ये वाली लेंथ होगी ना। हाँ बोलो, ये लेंथ तो a/2 होगा। अच्छा ठीक है, x कोऑर्डिनेट में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, x तो a/2 है। y कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, सॉरी मैं यहां क्यों लिख रहा हूं, x कोऑर्डिनेट इसका होगा a/2, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट ये लेंथ होगी। तो अभी के लिए फिलहाल आपको निकालना निकालो, याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आगे तो याद रखना ही पड़ेगा। अभी याद है कि सिंपल ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये भी ट्रायंगल दिख रहा है अपने आप में, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें ये लेंथ नहीं निकाल सकते, √, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, तो बोलेंगे ना ये h² माइनस नहीं बोलेंगे दिस स्क्वायर, क्या कोई तो क्या बोलेंगे इसको, लेंथ को √a² माइनस a/2 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। तो a² माइनस a/2 का होल स्क्वायर मतलब a² माइनस a²/4, जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता तो एक बार अभी निकाल दे रहा हूं, आगे से याद रखना इसको। तो 4a² माइनस a² क्या हो जाएगा 3a², और 3a² का मतलब a बाहर करोगे a√3/2, तो ये लेंथ डायरेक्ट याद होना चाहिए। अभी तो मान लो हाँ a√3/2 या √3/2 एक ही बात है, ठीक बोल रहे हो, जो बोल रहे थे ठीक बोल रहे थे, तो सबको पता होना चाहिए इसलिए बता दिया। तो ये √3a/2 क्लियर है, तो ये अच्छे से याद होना चाहिए। उसके बाद तो कुछ नहीं, उसके बाद तो फॉर्मूला लगाओ। देखो एक्सीएम चाहो तो फॉर्मूले से निकाल लो, अभी के लिए फॉर्मूले निकाल लो, पर कई जगह हमको सीधा एक्सीएम दिखता है तो वहां पे हम लॉजिक ही यूज करेंगे, एक्सीएम में टाइम क्यों खराब करेंगे। एक्सीएम आप देखते हो तो क्या होगा, जहां पे तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं वही तो सेंटर ऑफ मास होता है ना। तो सेंटर ऑफ मास मान लो यहां कहीं है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, a/2 ही होगा, तो उसको निकालने में मेहनत क्यों खराब करें। y कोऑर्डिनेट हम निकाल लेते हैं, x कोऑर्डिनेट डायरेक्ट ही हमको दिख रहा है a/2, y हम निकाल लें, और इच्छा हो रही है नहीं मन मान रहा तो एक बार निकाल के देख लो कॉन्सेप्ट के लिए, अदरवाइज हम तो सीधा दिख रहा है हम सीधा ही लिखेंगे, लेकिन ऐसे बता दे रहा हूं। तो क्या फॉर्मूला लिखते हैं, m1x1 प्लस m2x2 प्लस 3 है तो m3x3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। तो m1x1 पहले का मास और पहले का x कोऑर्डिनेट m इंटू 0, दूसरे का मास और दूसरे का x कोऑर्डिनेट m इंटू a, तीसरा मास इंटू x कोऑर्डिनेट m इंटू a/2 यही है, डिवाइड बाय टोटल मास, टोटल मास क्या होगा m प्लस m यानी कि 3m। तो कितना आ गया ये ma, और ये आ जाएगा ma/2 मतलब 3ma/2, एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 3ma/2 और नीचे क्या आ जाएगा 3m, तो 3m से 3m कैंसिल, a/2, और हमको निकालने की जरूरत नहीं थी ना निकालना चाहिए था, लेकिन फिर भी अभी अप्लाई करना है तो मैंने बता दिया, अदरवाइज हम सीधा ही हमको a/2 दिख रहा है जहां कट करता है बाइसेक्टर, हम सीधा a/2 लिखेंगे सेंटर ऑफ मास का। इसका कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, y कोऑर्डिनेट के लिए सर ऐसे करना, y कोऑर्डिनेट फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा, y कोऑर्डिनेट फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। क्या लिखोगे इसी तरह से m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, पहला वाला मास और उसका y कोऑर्डिनेट, पहला मास और उसका y कोऑर्डिनेट क्या है 0, दूसरा मास और उसका y कोऑर्डिनेट, दूसरा मास और उसका y कोऑर्डिनेट क्या है 0, तीसरा मास और उसका y कोऑर्डिनेट कितना है a√3/2 m इंटू a√3/2 डिवाइड बाय टोटल मास क्या m प्लस m यानी कि 3m। तो m से एक m कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आया a√3/2 और नीचे क्या बचा 3, लिख सकते हो ऐसे, या कैंसिल करोगे √3 क्या होगा नीचे 3 आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा a/2√3।
यानी सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट a/2, y कोऑर्डिनेट क्या आ गया a/2√3। तो ये बेसिक मेथड से पहले बता दिया, ठीक है। और इसको तो सिंपल क्वेश्चन ऐसे ही करना है, आगे फिर देखेंगे। इसको नोट कर लो, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। इस तरह से एक्सियम वाइसियम निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, और क्वेश्चन देखें, देखो हाँ, ये तुम लोग निकालोगे। इसमें थोड़ा सा अगर तरीके से निकालोगे जो हमने अभी बताया था तो मामला आसान पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा टिपिकल पड़ेगा। फिर भी कोशिश करना। कुछ ये देखो, इसमें क्या होता है ना कि नजर नहीं आएगा, ये क्यूब है, क्यूब का ये फ्रंट फेस है, इधर जो दिख रहा है वो फ्रंट फेस है, और पीछे वाला क्या है, बैक फेस है। तो क्यूब के फ्रंट और बैक फेस पे मास रख दिया गया, क्यूब के फ्रंट और बैक फेस पे मास रख दिया गया। मैं मास रख के दिखा दे रहा हूं। ये मास मान लो ये फ्रंट है, ये 2m है, समझना। ये भी मास है 2m। इधर फ्रंट कौन सा आएगा, फिर ये आएगा फ्रंट 2m, और इधर फ्रंट आएगा 2m। इससे बल्कि 2 कलर में यूज करता ज्यादा बेटर रहता, ठीक है, कोई बात नहीं। और जो बैक फेस दिख रहा है, बैक वाला फेस जो है, बैक वाले फेस पे एक्सिस सेट कर दिया, ये बैक फेस है, ये पीछे वाला फेस है, ये पीछे वाला फेस है। देखो 3 एक्सिस है एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, समझना जो बता रहा हूं। ये तुम्हारा 3 एक्सिस है, ठीक है, एक्स वाई जेड एक्सिस। पीछे वाले पे जो फेस पे है, इस पे यहां मास रख दिया गया m, इस वाले पे भी रख दिया गया m, इस वाले पे भी रख दिया गया m, और इस वाले पे भी रख दिया गया m, ठीक है। थोड़ा फिगर ठीक से दिखे तो मैं पीछे वाले फेस को रेड कलर से बना देता हूं। यह है पीछे वाला फेस, समझ में आ रहा है। ये क्यूब का फ्रंट पार्ट है 2m वाला, और बैक पार्ट क्या है, m वाला, ठीक। तो इस तरह का क्यूब है, जैसे मैं समझाऊं तो ये क्यूबाइड बेसिकली है, लेकिन समझ लेना ऐसा कि सारे डायमेंशन बराबर हैं। मान लो ये क्यूब है, ये ऐसा फिगर है, ठीक है, इसको क्यूब समझ लो। तो यहां पे 2m है, यहां पे 2m है, यहां पे 2m है, यहां पे 2m है, और पीछे वाला साइड ये वाला साइड हो गया, इधर m है, इधर m है, इधर m है, इधर m है, इन 4 पे m है, और इस सामने वाले पे 2m है। तो ये ऐसा फिगर है, ठीक है। हाँ, क्यूब है, और क्यूब की साइड लेंथ जो है, क्यूब का साइड लेंथ है a, क्यूब है, इसकी साइड लेंथ गिवन है a। तुमको सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बताना है। इसका सेंटर ऑफ मास कहां, क्यूब के 8 कॉर्नर पे मास रखा है, फ्रंट वाले 4 पे 2m है, बैक वाले पे m है। इसका सेंटर ऑफ मास बताना ऑब्वियस है। कहां से बताओगे, ओरिजिन से बताओगे। ओरिजिन हमने कहां सेट किया, एक्स वाई जेड एक्सिस फिगर में दिखा दिया है। तो एक्स वाई जेड एक्सिस अगर फिगर में दिखा दिया है तो ओरिजिन भी दिख ही जाएगा। एक्स वाई जेड एक्सिस ये है, मतलब कि ओरिजिन ये है, ये ओरिजिन है 0,0,0। तो सारे डिस्टेंस ओरिजिन से मेजर होते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट लिखोगे। फिर सोचो एक्सियम, वाईसीएम, जेडसीएम बताना है। कैसे अप्रोच कितना अच्छा होता है डिपेंड करेगा क्वेश्चन कितना जल्दी हो पाता है, ठीक। देखो अलग अलग बता रहे हो। एक्स में तो कोई खास दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक्स कहां होगा, बीचों बीच होगा। बीचों बीच का मतलब क्या है कि ए का समझ लो ये बोर्ड है, ठीक है ना। बोर्ड एक डायमेंशन है, मान लो बोर्ड तो ऐसे स्क्वायर फॉर्म है, लेकिन आप मैं समझाने के लिए, सॉरी बोर्ड रेक्टेंगल फॉर्म है, इसको समझाने के लिए मान लो मैं स्क्वायर मान लेता हूं। बोर्ड को मान लो समझाने के लिए स्क्वायर मान लेता हूं, तो और इसी में थिकनेस आ जाए पूरा। ये कमरा है, कमरा क्या है, क्यूब शेप है। तो क्यूब में क्या होगा, एक्स क्या होगा, एक्स यही तो होगा ना। बल्कि देखो एक्स वाई जेड हम कैसे पहुंचेंगे सेंटर ऑफ मास पे। सेंटर ऑफ मास मान लो कि कहीं लटकता हुआ सेंटर ऑफ मास बीचों बीच कहीं यहां होगा। इस कमरा है ये, इस कमरे के सेंटर ऑफ मास तक कैसे पहुंचेंगे। ओरिजिन में हमने क्या किया, ओरिजिन कहीं पे एक कोना में बना लिया। ओरिजिन हमने कमरे के एक कोने में बना लिया ना, कि मान लो ये थोड़ा सा शेप में देखने में दिक्कत होगा, क्यूबाइड है, लेकिन समझ लो फिर भी इस तरह से था, इस तरह से था। हमने क्या किया, एक कॉर्नर को ओरिजिन मान लिया, इसको, इस कॉर्नर को, पीछे वाले कॉर्नर को ओरिजिन मान लिया। तो इस कॉर्नर को जब ओरिजिन मानोगे, मुझे एक बात बताओ, सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, एकदम बीच में इसका। तो एकदम बीच में जब करेगा, बीच में कैसे पहुंचोगे,
एक्स वाई आना पड़ेगा ना, थोड़ा सा ऐसे आओगे, इधर आओगे, ऐसे इस वाले में इधर आओगे, फिर इधर जाओगे और फिर अंदर की तरफ चले जाओगे। तो x आने के लिए यहां से हम एग्जैक्ट बीच में आएंगे, a/2 पे आएंगे, बात समझ पा रहे हो? फिर इधर जाएंगे, a/2 पे जाएंगे और फिर आगे आ जाएंगे। नहीं, फिर a/2 कैसे हो? पहले x के लिए a/2 आएंगे, क्लियर हो गया? y पे क्या जाएंगे? उसमें a/2 जाएंगे। तो x सीएम और y सीएम कितना हो गया? हाँ बोलो। मास कैसे भी डिस्ट्रीब्यूटेड है बालक, देखो क्या हो रहा है। मास देखो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, समझने के लिए मैं बता रहा हूं। देखो 4 फ्रंट वाला है, 4 फ्रंट वाला है, 4 फ्रंट वाला समझो, ये 2m, ये 2m, ये 2m, ये 2m, चारों मिलके कितना होगा? 8m। तो इसको हम एक, ये जो फ्रंट होगा ये एक तुम्हारा स्क्वायर होगा, क्यूब में हर साइड स्क्वायर होता है, तो ये स्क्वायर होगा। इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा? इसको कट कर दो डायगोनल, तो इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बता सकते हो? a/2 इस फेस के लिए होगा, यानी इसका सेंटर ऑफ मास इन चारों का मिलके, चूंकि चारों इक्वल मास है तो कट करेंगे, इसके बीच में आएगा। और वो कितना होगा? चारों 2m मिला के 8m को वहां कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। समझ आ रही बात? 8m को सेंटर मास क्या बोलते हैं? जहां पे टोटल मास एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड। तो 2m 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 2m, इन चारों का सेंटर मास यहां आया, चारों मिला के मतलब क्या हो गया? 8m, यानी 8m का मास यहां है, सेंटर ऑफ मास। इसी तरह से बैक वाले फेस पे आओ, बैक में m था, m, इसका भी सेंटर ऑफ मास जहां डायगोनल कट करेगा वहां होगा, यानी इसका भी सेंटर ऑफ मास बीच में होगा, यानी 4m को हम यहां मान सकते हैं। तो 4m यहां पे समझना, 4m यहां बीच में और 8m यहां बीच में, तो 4m और 8m को मिलाएंगे तो एक लाइन अंदर से चली जाएगी। तो 4m और 8m को जब मिलाएंगे, जिसमें से तुम्हारा बैक फेस पे कौन है? जहां पे ओरिजिन बना है, ओरिजिन वाले फेस पे 4m है, ये समझ पा रहे हो? बैक वाले फेस पे पीछे साइड कौन है? 4m, और वहीं से ओरिजिन खींचे हैं, तो बैक वाले फेस पे 4m है। जरा समझना बात को, बैक वाले पे 4m, और हम उसको बैक और फ्रंट को जो मिला दिए, समझना, बैक और फ्रंट को जो मिला दिए लाइन से, वो लाइन हम कुछ ये मान लेते हैं, समझो, वो लाइन कुछ मार्कर मान लेते हैं, समझना। तो मार्कर के बैक साइड पे 4m हो गया और मार्कर के फ्रंट साइड में 8m हो गया ना। तो 4m और 8m के बीच का गैप कितना है? 4m और 8m, a है, साइड ही तो है ना उसके बीच का गैप, सब तरफ से तो क्यूब ही बनेगा, तो क्यूब की साइड ही होगी, यानी 4m, 8m a, समझे? अगर दोनों इक्वल होता तब ये हम a/2 बोल देते, z ये z पे होगा ना, मेरे अकॉर्डिंग, जो फिगर के अकॉर्डिंग 4m और 8m को मिलाने वाली लाइन होगी, वो z एक्सिस पे आएगी, वो z एक्सिस पे आएगी, तो ये हमारे अकॉर्डिंग z एक्सिस है। अगर दोनों मास इक्वल होता तब हम z को a/2 कह देते, दोनों इक्वल तो नहीं है ना, बात समझ में आ रही है? क्लियर है? इस फिगर में ओरिजिन साइड पे कौन है? 4m है कि 8m है? 4m है, तो ओरिजिन 0 हम कहां सेट करेंगे? इस पे, ये हमारा ओरिजिन है। और इससे निकालने के तरीके कई हो सकते हैं, एक तो बेसिक फॉर्मूला से निकालो, दूसरा क्या, हमने डायरेक्ट बता दिया कि आप सीधा यूज कर लो ना इसको, कि हमको ओरिजिन से बताना है 4m से सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट 4m से ये है, यही है, ये है ZCM है, यही है ना Z, तो ZCM यही है, Z कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास को। तो ZCM इक्वल टू, या तो पूरा फॉर्मूला लिखाओ m1z1 प्लस m2z2 बाय m1 प्लस m2, या हमने डायरेक्ट बोला कि क्या करो, जिसको देख रहे हैं दूसरा वाला मास, अगर इससे डिस्टेंस देख रहे हैं ना तो m2 आ गया यहाँ पे, इंटू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो अगर मैं डिस्टेंस 4m से देख रहा हूं तो ऊपर क्या लिखेंगे जरा बताओ? 8m, इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस a, डिवाइड बाय टोटल मास क्या है? 12m, 4m प्लस 8m, तो ये आ गया 8ma बाय 12m। तो ये कितना हो जाएगा? m से m गया, काम तमाम। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी कितना आ गया ZCM? 2a बाय 3, ZCM आ गया 2a बाय 3। बात समझे? नहीं समझे बात को? एक्सियम कैसे? एक्सियम तो उसी के बीच में लाई कर गया ना, एक्सियम तो यहीं रह जाएगा, जब पीछे मिलाएंगे 8m को मान लेंगे यहां पे, 4m को यहां मान लेंगे,
तो एक्सियम तो कहां यहीं छूट जाएगा, ये a/2, और y हम ऐसे आएंगे, हम बीच के पॉइंट तक कैसे आएंगे, x आएंगे कुछ ऐसे, और किनारे से x आएंगे, यही मान लो ये दीवार है, किनारे से x आएंगे एक कोना से, तो फिर y जाएंगे और फिर z के लिए बीच रूम में भाग जाएंगे। तो बीच रूम में जो भागे उसके लिए x क्या रहेगा, यही रहेगा ना, समझ पा रहे हो, y यही रहेगा ना, अंतर किस में आएगा, z में, और z में भी अंतर नहीं आता अगर सब मास बराबर होते। अगर मान लो 2m 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 पीछे भी 2m 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 तब क्या रहता, तब a/2 रहता। बात समझे, क्लियर हुआ, इसको नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखो, इसको समझने की कोशिश करो। प्रिज्म एक लिए, प्रिज्म पिरामिड का शेप होता है, कैसा शेप होता है पिरामिड का, पिरामिड का शेप होता है कि नीचे कैसा भी बेस हो गया, नीचे ट्रायंगल बेस हो गया, कोई भी बेस हो गया, नीचे मान लो ट्रायंगल हो गया, ठीक है, ट्रायंगल को सब तरफ से उठाए, ट्रायंगल ऐसे हो गया, इसको इधर से उठाए और एक इधर से उठाए, सब जाके मिल गया ऊपर, ये क्या है, पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड, ट्रायंगुलर शेप का हो जाएगा, कैसा भी शेप हो सकता है, ट्रायंगल को तुम नहीं उठा सकते क्या, छोड़ो ना, ये शेप हो गया, समझो, इधर से उठा सकते हैं, इधर से भी उठा सकते हैं, मिला सकते हैं, ये दोनों बंद हो जाएगा, बंद कर सकते हैं दोनों को, इधर से बंद हो जाएगा ना, ऐसे झुकाएंगे ऐसे झुकाएंगे, बंद नहीं हो जाएगा, ये बंद हो गया, इधर खुला है, इधर को कैसे ढकेंगे, फिर ऐसे ढकेंगे, फिर इधर भी एक ले आएंगे तो ढक जाएगा, इसको ऐसे ऐसे ढका, ऐसे करके इधर से भी ऐसे लाके ढक दिया, ढक गया, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म हो गया या पिरामिड। बेस कुछ भी हो सकता है, बेस रेक्टेंगल भी ले सकते हैं, रेक्टेंगल उठाएंगे कैसे उठाएंगे, इधर से उठाएंगे, इधर से उठाएंगे, ये दोनों मिलकर ऐसे ढक गया, फिर इधर दो साइड से ढक दिया, रेक्टेंगुलर बेस हो गया। स्क्वायर बेस भी हो सकता है, ठीक है ना, स्क्वायर बेस भी हो सकता है, ये स्क्वायर हो गया, चारों तरफ से उठा दिए, ऐसे कर दिए, ढक दिए, बात समझ में आ रहा है। तो मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं यहाँ पे स्क्वायर बेस का पिरामिड है, स्क्वायर बेस का पिरामिड है, जिसके बेस पे ये चार, चूंकि फिगर में ऐसा देखने में नजर नहीं आएगा जब बनाऊंगा, इसलिए पहले अलग से बताया, क्योंकि बनाने में अलग नजर आया, क्योंकि मुझे देखो फिगर 3D है, 2D में बनाएंगे तो दिक्कत क्या होती है क्या कि अगर मैं इसको सीधा बना दूं, स्क्वायर को, समझना, अगर स्क्वायर को सीधा बना दूं तो यहां से जब उठाऊंगा चारों तरफ तो वो हवा में लटकता रहेगा, बात समझ पा रहे हो, जो इसका टॉप पॉइंट होगा वो कहां आएगा, हवा में आ जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा तिरछा बना दिया जाता है। तो थोड़ा तिरछा बनाने के लिए 3D में ये जो स्क्वायर बेस है इसको हमने तिरछा बना दिया, इसका साइड लेंथ क्या है, ए है, ए है, ए है, ए है, इसका जो टॉप है पिरामिड का, ये चारों अभी फिगर में नजर नहीं आएगा, लेकिन बात समझो, ये चारों फेस से बराबर दूरी पे होगा, टॉप चारों तरफ से बराबर दूरी पे होगा, तो चारों तरफ से बराबर दूरी पे, इधर से भी फिगर में ये नजर नहीं आएगा बराबर, इधर भी एक इधर मिला दिए, एक इससे और एक इससे, ये चार, ठीक, यहां पे भी एक मास रख दिया m, पूरे का सेंटर मास बताना है जल्दी से, m का सेंटर मास थोड़ी होता है, सबका मिला के, पांचों सिस्टम का मिला के सेंटर मास बताना है। अच्छा, ये ट्राई कर सकते हो, यहां पे तुमको ये वाली भी जो लेंथ है ना, ये वाली लेंथ, ये समझना, जो टॉप से, अच्छा ठीक, जो टॉप से ये डिस्टेंस है ना, इसके सेंटर का टॉप से डिस्टेंस समझना, इसके सेंटर से टॉप का डिस्टेंस, ये इसके सेंटर से टॉप का डिस्टेंस, इसका सेंटर में समझ में आ रहा है, इसके बेस का सेंटर, चारों मिलेगा ना, चारों तरफ से उठ के मिलेगा, ऊपर से सीधा नीचे आएगा, तो उसका जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी दे रखा होगा कुछ, ये मान लो दे रखा है तुमको कुछ है, ये मान लो से है, क्या लिखोगे, ए से लिख चुके, डी लिख दो, ये डिस्टेंस है डी, ये डिस्टेंस है डी, तुमको बताना है कि सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, वो चारों साइड से वही ए है, जो ऊपर ऐसे वो लाइन, वो डी, सर ये वाला लाइन, हाँ साइड से उठ रहा है, तो साइड से उठेगा तो बराबर होगा, थोड़ी जरूरी है, तुम देखे हो घर, सब वैसा घर देखे होगे, ये वाला घर, ढाल वाला घर देखे होगे, नॉर्मल इससे बनाते हैं, छप्पर ऊपर ढालते हैं लोग, वैसे ढालते हैं, हाँ ये भी है, यहाँ भी है, छप्पर डालते हैं, ऐसे डालते हैं, तो यहाँ पे कोई जरूरी थोड़ी है कि ये जो बेस हाइट हो इसके बराबर हो, बीच का हाइट, सारा शेप कैसा भी हो सकता है ना, अगर स्क्वायर शेप है या क्या, या हमने ये दीवार कितनी ऊंची पे बनाया, हमने बेस बोला स्क्वायर है, बाकी दीवार हमने कितना ऊंचा ले गया उस पर डिपेंड करता है ना।
तो बात समझे। अब देखो इस क्वेश्चन को भी इस तरीके से आसानी से किया जा सकता है जैसे अभी बताया। अब यहां एक बात समझो कि एक्ससीएम और वाईसीएम तो दिक्कत नहीं होगा, एक्ससीएम a/2 होगा, वाईसीएम a/2 होगा। सेंटर मास लाई कहां करेगा? सेंटर मास लाई करेगा बीच वाले इस लाइन पे, इस लाइन पे लाई करेगा। समझ में आ रही है बात? वो लाइन कमरा, मान लो कमरा बनाए हैं तुम, कमरा बनाए हो और कमरा का छत ऐसे ढालनुमा बना दियो, मतलब छत क्या पूरा नीचे से ही ढाल ऐसे बना दियो, पूरा नीचे से एक स्क्वायर बेस बना के नीचे से चारों तरफ से ऐसे मिला दियो। तो जब पिरामिड वगैरह जब से चारों तरफ से मिलता है तो वहां कहीं टॉप मिलेगा, टॉप से बांस मान लो दे दिए, डंडा दे दिया, बांस से सीधा नीचे, वो बांस लेंथ होगी कमरे के बीच का जो लेंथ होगा, कमरे का जो बॉटम का सेंटर होगा उसका टॉप से मिलाने वाला लाइन होगी, वही। ठीक है, अब इसको समझो कैसे बताएंगे, सिंपल सा ध्यान देना। 4m जो नीचे बॉटम पे है, स्क्वायर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां आएगा बीच में, मान लो इसको O बोल दिए, तो इन चारों का सेंटर ऑफ मास O पे आएगा। तो 4 जो m है ये एक जगह कंसंट्रेटेड मान लिया, कहां पे? बेस पे, तो 4m हो जाएगा O पे। ये समझ में आ रही है बात? अभी उसे क्या ना m ये 4 का 4m जैसे वहां किया, और ऊपर एक क्या हो गया? m हो गया, और इन दोनों के बीच का गैप क्या है? d है। तो हमको सेंटर मास का कोऑर्डिनेट जिससे बताना है, मान लो अगर बोले कि सेंटर मास बेस से कहां लाई कर रहा है या टॉप से कहां लाई कर रहा है, अगर बेस से कहां लाई कर रहा है तो बेस से कहां ले रहा है, लाई कर रहा है, तो कहां से डिस्टेंस मेजर करेंगे? और टॉप से तो बेस ये है ना बालक, अगर बेस से बोलेगा तो 4m से, और टॉप से बोलेगा तो क्या करेंगे? m से। हाँ, अब डायरेक्ट हम अगर बोलेंगे तो बेस से डिस्टेंस मान लो कुछ भी ऐसे मान लिए, सेंटर ऑफ मास को rcm बोल दिया, तो बेस से सेंटर मास जहां भी लाई करेगा वो होगा कहीं कोई सा डिस्टेंस, यहां मान लो सेंटर मास आ रहा है, तो सेंटर मास जो आ रहा है ये डिस्टेंस है, ये हमने बोल दिया सेंटर मास का कोऑर्डिनेट rcm। तो अभी सिंपल सा तरीका बताया, क्या करते हैं कि अगर इससे डिस्टेंस बताना है तो दूसरा वाला मास लेते हैं, इससे बताना है तो m, कैसे दिखाया? इनटू क्या है? दोनों के बीच का डिस्टेंस d, डिवाइड बाय क्या बोलते हैं? टोटल मास। टोटल मास मतलब 4m + m, 5m, तो कितना कोऑर्डिनेट हो जाएगा? d/5। बात समझे? 4m नीचे वाला का एक मान लिए और ऊपर एक m था, एक 4m नीचे और ऊपर एक m, उसका सेंटर मास कहां हो गया? समझा है? माया क्लियर है? तो ठीक है, आज इतना ही रहने दो, क्वेश्चन हुआ काफी, बाकी और भी कई तरह के बनते हैं, अगली बार देखेंगे मंडे को। ठीक है।